आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर। हमारे लेक्चर को आप शुरू से आखिरी तक देखिए, समझिए और अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ मिलती रहें। जब बात की जाती है नगरों के वर्गीकरण की, तो नगरों के वर्गीकरण को हम अनेक समाजशास्त्रियों, अनेक भूगोलवेत्ताओं, अनेक विद्वानों द्वारा समय समय पर वर्गीकृत किया गया है। सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि शुरुआत की स्थिति में गांव और नगर अलग अलग थे, उनमें कोई खास संपर्क नहीं था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ गांव और नगर के संपर्क बढ़ते लगे और धीरे धीरे गांव का रूप कस्बों में बदलता गया, कस्बे नगरों में बदलते गए, नगर महानगरों में बदलते गए और इस तरह से मेगा नगर, विश्व नगर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो नगरीय जीवन शैली है उसका इतना अधिक आकर्षण रहा है, उस आकर्षण के कारण लोग नगरों की तरफ, शहरों की तरफ शुरुआत से जाते रहे हैं। एकदम शुरुआत में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो आकर्षण दिखाई पड़ा, कोई व्यक्ति गया तो उस आकर्षण ने लोगों को आकर्षित किया। फिर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण ने गति पकड़ी। गांव धीरे धीरे नगर या कस्बे बनते गए, कस्बे नगरों में परिवर्तित होने लगे और धीरे धीरे नगर महानगर में, अर्थात ये रूप हम देखते रहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें कि अब से 50 साल पहले भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में हम काफ़ी हद तक शहरी होते गए हैं, काफ़ी हद तक शहरी दृष्टिकोण के आधार पर होते रहे हैं। अर्थात हम लगभग वर्तमान समय में लगभग 35% शहरी हो गए हैं भारत के संदर्भ में। अगर हम देखते हैं कि नगरीय वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें रामचंद्रन जी ने अपनी शोध पद्धति के आधार पर अनेक तरह की चीज़ों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने ठंडी और गर्म ऋतुओं के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया है। अर्थात कुछ ठंडे नगर हैं, कुछ गर्म नगर हैं, उसी के आधार पर नगर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने प्राचीन और मध्ययुगीन नगरों की भी व्याख्या की है। आपने इसके साथ साथ अंग्रेजी शासन में के नगरों की भी चर्चा की है। कहीं पर आपने भाषा के आधार पर नगरों का निर्माण किया। जैसे हम देखते हैं अगर भारत के संदर्भ में, भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई एक तरह का मराठी नगर है। तो इस तरह से नगरों के आधार पर भी हम देखते हैं। अपनी भाषा के आधार के साथ साथ उन्होंने धर्म के आधार पर भी, जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को भी आपने नगर के विभाजन में स्थान दिया है। इसी प्रकार नगर वर्गीकरण के विभिन्न आयामों की दृष्टि से रखकर वैज्ञानिक ढंग से विभाजित करने का प्रयास किया है। रामचंद्रन ने आर्थिक और प्रक्रियात्मक आधार पर भी महत्व दिया है। इसके अलावा आपने उत्पादन, मकान निर्माण, कार व्यापार और वाणिज्य, आवागमन, संचार साधन, स्टोरेज और नौकरी आदि में रखे जाने के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया है। इसी के साथ साथ एक विद्वान है अशोक मित्रा। अशोक मित्रा ने कार्य नगर, जो अशोक मित्रा का कार्य है, उसी रूप से प्रकार्यात्मक वर्गीकरण को महत्व दिया है। इसके आपने 6-7 श्रेणियों के आधार पर नगरों को बांटा है, जिसमें सामान निर्माता नगर, व्यापार और ट्रांसपोर्ट नगर, इसके साथ साथ नौकरी के नगर, शिल्पकार का नगर, सामान उत्पादन के नगर, निर्माण के नगर और व्यवसाय और ट्रांसपोर्ट नगर, मतलब इस तरह से आपने वर्गीकृत किया है। यूएन सेंसस ने 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, भौगोलिक नगर और स्टैंडर्ड्स मेट्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिक एरिया। स्टैटिस्टिक्स एरिया साधारण रूप में देखा जाता है कि 2 तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है नगरों के वर्गीकरण में। एक तो जनसंख्यात्मक आधार और दूसरा सामाजिक आर्थिक पहलू दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि नगरों के वर्गीकरण को भूगोलवेत्ताओं ने भी प्रसिद्ध किया है, अनेक विद्वानों ने किया, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। तो नगरों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। अगर हम हैरिस की बात करते हैं, हैरिस ने अमेरिका के नगरों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। खासकर जब हैरिस की बात की जाती तो उन्होंने 1943 के आसपास अमेरिकन नगरों
का जो सर्वे किया था उसके आधार पर ये बताने का प्रयास किया है कि नगरों के वर्गीकरण में एक रूप देखने में आता है विनिर्माण उद्योग नगर, जिसको उन्होंने एम से डिनोट किया है। विनिर्माण उद्योग नगर में हम देखते हैं जहाँ पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विनिर्माण उद्योग में लगा रहता है। यानी कहने का मतलब वहाँ पर जो फुटकर व्यापार है, थोक व्यापार है, में जो लगे लोग हैं उनमें से काफ़ी परसेंटेज उसके विनिर्माण उद्योग में लगे रहते हैं। यानी जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादातर विनिर्माण उद्योग से संबंधित होती है। बाकी लोग जो होते हैं वो इनकी सेवा से जुड़े हुए होते हैं। एक तरह से इस तरह का दृष्टिकोण भी हमको दिखाई पड़ता है। अगर हम वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में भी देखते हैं तो कुछ स्थानों पर विनिर्माण उद्योग नगर का सेंटर्स भी दिखाई पड़ता है नगरों में। इसके अलावा फुटकर व्यापार केंद्र कुछ एक अर्बन सेंटर्स में हमको कुछ ऐसे स्थान भी दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर थोक व्यापार के साथ साथ अगर फुटकर व्यापार की बात करें तो फुटकर व्यापार के लोग व्यापार का काम ज़्यादातर लोग करते हैं। कुल रोजगार का अगर देखा जाए तो फुटकर व्यापार में ज़्यादातर 50% लोग लगे रहते हैं। तो उसको हम एक तरह से हैरिस के हिसाब से फुटकर व्यापार केंद्र कह सकते हैं। इसको उन्होंने आर से डिनोट किया है। विभिन्नीकृत नगर, जिसमें हम कह सकते हैं इन्होंने डी से डिनोट किया, यानी डाइवर्सिफाइड सेंटर सिटीज़ कह सकते हैं, जिसमें कि विनिर्माण उद्योग का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। वहाँ पर थोक व्यापार भी दिखाई पड़ता है, वहाँ पर एक तरह से फुटकर व्यापार भी दिखाई पड़ता है। मतलब ज़्यादातर लोग इन तरह तरह की एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। यानी एक तरह से डाइवर्सिफाइड सिटीज़ में हमको विनिर्माण का भी दर्शन होता है, साथ में वहाँ पर फुटकर व्यापार का भी होता है, साथ में वहाँ पर एक तरह से थोक व्यापार का भी होता है। यानी इस तरह की एक्टिविटीज़ हमको बहुत सी डाइवर्सिफाइड शहरों में दिखाई पड़ती है। भारत के संदर्भ में भी इस तरह के डाइवर्सिफाइड सिटीज़ हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यातायात केंद्र का भी जिक्र किया है, यानी ट्रांसपोर्ट सेंटर्स का भी जिक्र किया है, जिसको टी से डिनोट किया है। अगर हम एक बड़े शहर में बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर अक्सर देखने में आते हैं, तो ये भी इसी का एक रूप दिखाई पड़ता है। या ट्रांसपोर्ट शहर या ट्रांसपोर्ट सिटीज़ भी इस रूप में हम समझ सकते हैं, इसको टी से डिनोट किया है। जहाँ पर मतलब जो कार्यशील जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज यातायात केंद्रों में, यातायात व संचार में लगा रहता है। तो एक तरह से उसको ट्रांसपोर्ट सेंटर्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर खनन नगर का भी जिक्र किया। खनन नगर माइनिंग सेंटर्स, जिसको इन्होंने एस से डिनोट किया है। जब हम माइनिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो ये माइनिंग सेंटर्स उस स्थान पर होते हैं जहाँ पर एक तरह से खनन का काम होता है। खनन का काम खासकर हर जगह नहीं हो सकता, जिन स्थानों पर खनन की प्रक्रिया चलती है, यानी उस शहर के ज़्यादातर लोग, यानी एक बड़ा परसेंटेज, यानी वहाँ की जो श्रमिक पॉपुलेशन है उसका जो 25% है, 25% खनन उद्योगों में लगी रहती है, खनन कार्यों में लगती है। अगर हम बात करें खेतड़ी राजस्थान, वहाँ पर एक बहुत बड़ा परसेंटेज। इसी तरह से झारखंड और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इलाकों में या झारखंड में जहाँ पर खनन का काम होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का खनन हो, चाहे एक तरह से कोयले का खनन हो या अन्य चीज़ों का खनन हो, तो उसमें वहाँ की जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, खनन के कार्य में लगे रहती है, तो उसको खनन नगर कह सकते हैं, जिसको उन्होंने अमेरिका में देखा, एस से डिनोट किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय नगर, यूनिवर्सिटी सेंटर्स का भी जिक्र किया, जिसको उन्होंने ई से डिनोट किया, यानी वहाँ पर विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, मतलब अनेक संस्थान दिखाई पड़ते हैं। और उन संस्थानों में ज़्यादातर लोग, वहाँ की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी एक्टिविटीज़ में लगी रहती है, वहाँ पर जॉब करती है, वहाँ पर दूसरे काम करती है। मतलब वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे लोग इस तरह के नगर अमेरिका में देखने में आए थे। एक तरह से हैरिस को वो चीज़ हम वर्तमान में अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन एक समय में वहाँ पर सभी लोग इस
उस एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे। इस तरह से भी वर्तमान में हम अपने शहरों के जो बड़े-बड़े शहरों उसमें हम देखते हैं कि कई एक पर्टिकुलर स्थान पर कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और वहाँ पर तमाम लोग तो एक तरह के अर्बन सेंटर्स के रूप में हम देखा जा सकता है। अर्बन सेंटर को उस रूप में देखा जा सकता है जिस तरह से हैरिस ने बताने का प्रयास किया है। यानी वहाँ की जो 25% पॉपुलेशन है वो एक तरह से उस एक्टिविटीज़ में लगी रहती है, यानी वहाँ की पढ़ाई-लिखाई में, विद्यालय में लगी रहती है, वहाँ की महाविद्यालय में लगी रहती है, वहाँ के विश्वविद्यालय में लगी रहती है, अनेक संस्थान दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि कई बार हम जब देखते हैं बहुत सारे शहरों को तो वो एक अच्छे हब के रूप में, एक अच्छे पढ़ाई के माहौल के रूप में, चूँकि वहाँ पर सारी सुविधाएँ रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में हमको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इलाहाबाद में दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ-साथ हमको बनारस में दिखाई पड़ता है, हमको लखनऊ में दिखाई पड़ता है, जहाँ पर अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में एक बहुत बड़ा परसेंटेज काफ़ी उस बीएचयू में लगा हुआ है। काशी विद्यापीठ है, उसमें लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं, एएमयू, तो उस तरह के अर्बन सेंटर्स के रूप में उसको समझा जा सकता है। इस तरह का वर्गीकरण हालांकि अमेरिका में हैरिस ने किया था, जो रूप भारत के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। इसके अलावा सैरगाह व अवकाश नगर, इसका भी एक जिक्र किया। जैसे हम रिसोर्ट्स और रिटायरमेंट टाउन्स का एक रूप देखा जा सकता है, जिसको उन्होंने एक्स से डिनोट किया है। खासकर कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर अक्सर लोग घूमने फिरने या आराम करने के लिए आते हैं, तो उस तरह के वहाँ के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना उन्हीं एक्टिविटीज़, हालांकि इसके लिए कोई स्टैटिस्टिक्स ने उन्होंने प्रयोग नहीं की, लेकिन फिर भी उनका कहना था कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स भी होते हैं जिसको रिसोर्ट सेंटर कहते हैं। अक्सर वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो नैनीताल का जो एरिया है, नैनीताल का एरिया इस रूप में, मनाली का एरिया इस रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के अर्बन सेंटर्स के रूप में देखा, इस तरह कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिसॉर्ट्स हैं, जहाँ पर रिटायरमेंट रूम है, उनको भी हम एक तरह से इस संदर्भ में अर्बन सेंटर्स के रूप में देख सकते हैं। तो इस वर्गीकरण से, हालांकि अमेरिका के संदर्भ में हैरिस ने किया था, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो इस रूप में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ आपने अन्य प्रकार के नगरों का भी जिक्र किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कैपिटल सिटीज़, राजधानी नगर हम कह सकते हैं। राजधानी नगरों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो गया है, इस तरह दिल्ली है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स का जो कैपिटल है उसको भी हम इस रूप में समझ सकते हैं, जो अपने आप में डिफरेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो राजधानी नगर होता है वहाँ पर सारे जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स वहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा वहाँ पर सचिवालय होता है, वहाँ तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक राजधानी में होनी चाहिए। तो उस तरह के अर्बन सेंटर्स भी राजधानी नगर के रूप में देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। इसके अलावा सैन्य व छावनी नगर भी हम देख सकते हैं। प्रत्येक शहर में हमको अक्सर दिखाई पड़ता है जो एक तरह से ऐसे सेंटर्स दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर छावनी या सैन्य एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ छावनी दिखाई पड़ती है, बरेली छावनी का दृष्टिकोण, लखनऊ की छावनी का दृष्टिकोण, इस तरह के वो सेंटर्स में मिलिट्रीज एक्टिविटीज़ होती है। तो उस तरह के नगर का रूप भी देखा जा सकता है, जिनका जो कार्य प्रणाली है वो दूसरे शहरों की तुलना में कुछ अलग तरह की होती है। इसके साथ साथ व्यावसायिक केंद्र वे भी हो सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ व्यावसायिक आधार पर ज़्यादातर लोग व्यावसायिक एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, यानी उस तरह की एक्टिविटीज़ में वो उनकी गतिविधि उसी तरह से होती है। इसके साथ साथ वित्तीय केंद्र, वहाँ पर वित्तीय एक्टिविटीज़ होती हैं, वित्तीय गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं, तो वित्तीय केंद्र अर्बन सेंटर्स के दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा धर्मपीठ से संबंधित एक्टिविटीज़ हो सकती है। इस तरह की धर्मपीठ भारत में भी अनेक स्थानों पर बनी हुई है। इसके अलावा तीर्थस्थल से रिलेटेड अर्बन सेंटर्स दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम बनारस को बात कर सकते हैं, हरिद्वार की बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पुरी की बात कर सकते हैं। ये एक तरह के तीर्थस्थल के रूप में, जैसे हम कह सकते हैं मक्का, मदीना, ये सब ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती है और उसमें ज़्यादातर लोग उस एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ दुर्ग नगर का रूप भी देखा सकता है। इसके साथ ही साथ अन्य नगर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैरिस का दृष्टिकोण अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रस्तुत किया गया।
हैरिस से प्रभावित होकर बाद में नेल्सन ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1955 में, जो बहुत ही पॉपुलर रहा है। हालांकि नेल्सन ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वो काफ़ी हद तक हैरिस के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। हैरिस के दृष्टिकोण में जो बातें कही गई थी, विनिर्माण की बात की गई थी, रिटेल की बात की गई थी, होलसेल की बात की गई थी, खनन की बात की थी, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने जोड़ी और उसको और डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अर्थात नेल्सन के वर्गीकरण के आधार पर, हैरिस के वर्गीकरण के आधार पर हम संसार के अनेक स्थानों पर, अनेक देशों में इस एक्टिविटीज़ के आधार पर हम अलग अलग नगरों को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हैरिस से मिलता जुलता था नेल्सन का वर्गीकरण। वो तो बात ठीक है कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, अलग अलग विद्वानों ने शहरों के अर्बन सेंटर्स का वर्गीकरण कार्यात्मक आधार पर, कार्य के आधार पर, प्रकार्यात्मक आधार पर बताने का प्रयास किया है। लेकिन एक सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो एक सामान्य रूप से गांव धीरे धीरे कस्बों में बदले। तो कस्बा एक तरह से शहर की प्रथम इकाई या प्रथम रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत के संदर्भ में इसकी जो पॉपुलेशन है वो 5000 के आसपास बताई जाती है। यानी ये निश्चित की गई है। भविष्य में इसको चेंज किया जाए पॉपुलेशन के आधार पर, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में 5000 की पॉपुलेशन वाले को हम शहर की स्टार्टिंग कह सकते हैं, जिसको एक कस्बा कह सकते हैं, जहाँ का पूरा फंक्शंस गांव की पंचायत नहीं करती थी। उसकी एक अलग सेल होता है जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है। तो वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में लगी रहती है, यानी 75% पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में लगी रहती है, तो वो उसको हम कस्बा कहेंगे। इसी तरह से जब कस्बा धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी गांव के लोग वहाँ कस्बों में आके रहने लगते हैं, क्योंकि शहरी आकर्षण उनको आकर्षित करता है, तो वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वो पॉपुलेशन बढ़ के अगर 1 लाख हो जाती है तो उसको नगर की संज्ञा दी जाती है, यानी नगर कहा जाता है। अर्थात 1 लाख की पॉपुलेशन वाले भारत में अनेक नगर हैं, अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। वो संख्या बहुत बड़ी संख्या दिखाई पड़ती है, जहाँ की पॉपुलेशन 1000 हो सकती है। मतलब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले वो तो अपने आप में नगर हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी और भी नगर हैं। तो इस तरह से भारत में कई सौ नगर दिखाई पड़ते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख है, यानी नगर का रूप 1 लाख पॉपुलेशन के आधार पर निश्चित किया गया। बाकी सारी एक्टिविटीज़ कस्बे के इम्प्रूवमेंट के रूप में है, यानी वहाँ पास 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। अगर किसी स्थान पर एक्टिविटीज़ यानी शहरीकरण या औद्योगिकरण की एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ती रहती है तो पॉपुलेशन और ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगते हैं, वो उसमें मिलने लगते हैं, और ये जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अगर 10 लाख हो जाती है तो फिर उसको महानगर की दर्जा दिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का दर्जा दिया जा सकता है। वहाँ की गैर कृषि कार्यों के साथ साथ वहाँ पर यातायात की सुविधाएं बढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज की संख्या में वृद्धि होती है, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में वृद्धि होती है, वहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना हो जाती है। तो ये चीज़ हमको एक तरह से 10 लाख की पॉपुलेशन बढ़ते के साथ साथ, महानगरों का दर्जा देने के साथ साथ ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, यानी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है। वहाँ पर जो लोगों के व्यवहार है वो उन व्यवहारों में चेंजेस दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर वहाँ की पॉपुलेशन एक तरह से 50 लाख के आसपास हो जाती है, उसको हम मेगा नगर कह सकते हैं, और कभी कभी उसको विश्व नगर भी कह जाते हैं। साथ में अगर हम मेगा नगरों की बात करें तो 50 लाख पॉपुलेशन अर्थात साथ में वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएँ हो जाती हैं। वहाँ से जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट अपने आप में दिखाई पड़ता है, एयरपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती है, तमाम तरह के राजदूत भी वहाँ दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उन शहरों में राजदूत को स्थापित किया जाता है। एक तरह से वहाँ पर तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे छोटे शहरों में नहीं दिखाई पड़ती हैं। तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग भी रहना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि विश्वनगर की बात है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की बात है, एक ऐसा रूप शहरों का एक ऐसा रूप दिखाई पड़ता है जहाँ पर देश के लोग तो रहते ही हैं, साथ में दूसरे देश के लोग भी जाकर रहते हैं, तो उसको हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ कह सकते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर आती हैं और एक नगरीकरण का जो एडवांसमेंट का रूप है वो चीज़ वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम कस्बे से नगर, नगर से महानगर, महानगर से मेगा नगर, मेगा नगर से विश्व नगर का रूप देख सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग समाजशास्त्रियों, अलग अलग विद्वानों ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसके आधार पर हम
शहरों को देख सकते हैं, अर्बन सेंटर्स को कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो ऑफ अर्बन सेंटर्स है इस रूप में दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से वर्गीकरण को समझने के लिए हमको वर्तमान समय में अपने आसपास, आसपास का मतलब अपने देश में जो जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उससे कोरिलेट करके उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, नेल्सन ने या हैरिस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो अमेरिका के संदर्भ में था, लेकिन जो मित्रा ने प्रस्तुत किया वो वर्गीकरण भारत के संदर्भ में, रामचंद्रन ने जो प्रस्तुत किया भारत के संदर्भ में, उनके आधार पर हम उनको कोरिलेट करके समझने का प्रयास कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये वर्गीकरण कहाँ तक उचित है। हालांकि अपने समय के हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण किया, लेकिन आज भी कई इस तरह के चेंजेस आए हैं। तो ऐसे में वर्गीकरण के बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे रूप हमको नए नए रूप में दिखाई पड़ते हैं, नई नई तरीके से दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टेक्निकल्स यूनिवर्सिटीज सेंटर्स भी, तो इस तरह के हमको अर्बन सेंटर भी दिखाए जा सकते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी तो है लेकिन साथ में वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमको मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर्स भी दिखाई सकते हैं जहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ यानी वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इस रूप में भी हमको एक सेंटर्स दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से हम वर्गीकरण को एक अलग ढंग से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से था। इसको इस संदर्भ में समझ के हमको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अलग अलग विद्वानों ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो बाकायदा सर्वे करके प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर शहरों को समझने का प्रयास किया गया है। आगे फिर बात करेंगे।